नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बनेवाल की किताब एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका जो है इतिहास की किताब है। ठीक है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आपका आज का टॉपिक वह है आपका चैप्टर में पढ़ेंगे तो आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, और जो कि आपका चैप्टर में 41 होगा, आर्थिक जीवन में परिवर्तन। ठीक है, तो हम आर्थिक जीवन में परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर में 41 होगा आपका। ठीक है, पार्ट नंबर पहला वीडियो आएगा। तो देखिए आपके सामने चैप्टर 41 आ गया, आर्थिक जीवन में परिवर्तन, अध्याय 41 1858 से 1947 तक। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे महारानी विक्टोरिया की। तो महारानी विक्टोरिया की 1858 की घोषणा में कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार भारत के आर्थिक विकास और भारतीय जनता के कल्याण पर ध्यान देगी, परंतु ब्रिटिश शासकों ने जो कदम उठाए उनसे केवल ब्रिटेन के औद्योगिक और व्यापारिक हितों को लाभ पहुंचा। भारतीय अर्थव्यवस्था का पिछड़ा वर्ग बरकरार रहा तथा जनता की गरीबी बढ़ती गई। और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और उसके बाद भारतीय जनता के आर्थिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों धीरे धीरे एक दूसरे से आश्रित हो गए, परंतु इसका एक सकारात्मक परिणाम भी हुआ। भारत में समरूप आर्थिक जीवन का उदय होने लगा, जिसने देश का एकीकरण करना योगदान दिया। किसानों पर भारी बोझ पड़ा। तो किसानों पर भारी बोझ क्या पड़ा? तो कंपनी के शासनकाल में जमींदारी और रेतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्थाएं लागू कर दी गई, और जिन क्षेत्रों में जमींदारी व्यवस्था लागू की गई थी वह जमींदार सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थ बनकर राजस्व वसूल कर सरकार को देते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार का किसानों से सीधा संबंध था, और जैसे राजस्व की नियमित वसूली हो सके इसलिए ये व्यवस्थाएं लागू की गई थी। परंतु जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि जमींदारी व्यवस्था ने किसानों पर अत्यधिक बोझ डाल दिया है। जमींदारों द्वारा किसानों से की जाने वाली अवैध मांगों पर रोक लगाने के लिए उन्होंने अनेक कानून पास किए गए। ये कानून जमींदारों द्वारा किसानों पर रोक लगाते थे, परंतु ये कानून अधिकांशतः निष्फल रहे। ठीक है। रैयतवाड़ी क्षेत्रों में सरकार के राजस्व अधिकारी ही वास्तविक मालिक होते थे, और इन क्षेत्रों में सरकारी अधिकारी किसानों की वास्तविक आर्थिक दशा पर ध्यान दिए बिना ही राजस्व का पुनर्निर्धारण करते रहे। इस उत्पीड़क वसूली का परिणाम यह हुआ कि किसानों को विवश होकर महाजनों की शरण में जाना पड़ा। इस शोषण के विरुद्ध बंगाल और दक्कन में 19वीं शताब्दी के अंतवें दशक में किसान विद्रोह हुए और किसानों ने दंगे किए। ठीक है। दुकानों और घरों में आग लगा दी तथा अनाजों के गोदाम लूट लिए, परंतु राजस्व की वृद्धि को रोकने के लिए कदम नहीं उठाया गया। जमींदारी और रैयतवाड़ी दोनों ही क्षेत्रों में बड़े किसानों ने अपनी भूमि को छोटे किसानों को लगान या बटाई देने पर प्रारंभ कर दिया। इससे किसानों का जीवन और भी कष्टकार हो गया। अंग्रेजों अंग्रेजों ने जिन जमींदारों को पैदा किया था वे स्वयं कृषि उत्पादन नहीं करते थे। किसानों के श्रम पर आश्रित ये जमींदार राजस्व वसूल करने की जिम्मेदारी अक्सर दूसरे लोगों को सौंप देते थे। ठीक है। जमींदारों से यह अधिकार प्राप्त करने वाले कुछ लोग इसे दूसरे लोगों को बेच देते थे। परिणाम स्वरूप राज्य और किसानों के बीच मध्यस्थों की संख्या बढ़ती गई, और ये सभी बिचौलिया बिना कोई उपयोगी कार्य किए किसानों द्वारा किए जाने वाले उत्पादन पर आश्रित हो गए, जिसके कारण किसानों का शोषण और अधिक होने लगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था वाले क्षेत्रों में बड़े किसान ने अपनी भूमि छोटे किसान को बटाई पर देना शुरू कर दी। इससे वास्तविक किसानों का शोषण और अधिक बढ़ गया था। इन सभी बिचौलियों की खेती में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए कृषि का कार्य पिछड़ा गया। बिचौलियों को हटाने के लिए कुछ कानून बनाए गए, परंतु भारत के स्वतंत्र होने के बाद तक इस दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठाया जाता था। छोटी जोतें तो कृषि के पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण था। छोटी जोतें जब आबादी बढ़ने लगी तब तो जमीन पर भी भार बढ़ता गया। उद्योगों का विस्तार न होने के कारण कोई अतिरिक्त काम नहीं थे। उस समय के उत्तराधिकार कानूनों के कारण जोतें लगातार विभक्त होती गई, और जैसे लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर होते थे वैसे वैसे जोतों का अधिकाधिक बंटवारा होता गया। उदाहरण के लिए दक्कन में 1771 और 1915 के बीच जोतों का औसत क्षेत्रफल 40 एकड़ से घटकर 7 एकड़ हो गया। इसी कारण अधिकांश किसान अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त अनाज पैदा नहीं कर पाते थे। ठीक है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से कृषि भूमि का विस्तार हुआ, परंतु इससे भी भूमि पर आबादी का दबाव कम नहीं हुआ। बढ़ती आबादी के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध नहीं थे, और 1872 में जब पहली बार जनगणना की गई थी उस समय भारत की आबादी 20 करोड़ 60 लाख थी, और 1901 में आबादी बढ़कर 28 करोड़ 30 लाख हो गई थी। 40 साल बाद 1941 में आबादी 38 करोड़ 90 लाख पर पहुंच गई थी, लेकिन जनसंख्या में हुई वृद्धि के बराबर कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई।
जिसमें खाद्यान्नों का संकट उत्पादन घट गया था। नकदी फसल क्या था आपका? तो नकदी फसलें तो खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी आने के कारण यह था कि कपास, जूट और तिलहन जैसे नकदी या व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को अत्यधिक महत्व दिया गया और सरकार ने व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को तो प्रोत्साहन दिया, लेकिन खाद्यान्नों की कमी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। 1861 1861 तक अमेरिका में गृह युद्ध चला, इसलिए वहां से इंग्लैंड में के कपड़ा मिलों को कपास पहुंचाना बंद हो गया। इंग्लैंड में कपड़ा मिलों की आवश्यकता के लिए अंग्रेजों ने भारत में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष कदम उठाए। तो इससे भारतीय किसानों का एक समुदाय तो कुछ समय के लिए समृद्ध हो गया, परंतु खाद्यान्नों का उत्पादन घट गया। देश के कुछ भागों के किसानों को अंग्रेज बागान मालिक ने मिल की खेती करने के लिए तथा उन्हीं के द्वारा तय की गई कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया था। ठीक है, किसानों की आर्थिक दशा क्या थी? तो देश के स्वतंत्र होने तक भारत की ग्रामीण जनता दो प्रकार की विपदाओं से लगातार त्रस्त रही। ये दो त्रासदियाँ, जिसमें पहला कर्ज का बोझ सा अकाल था। स्पष्ट था कि भारत की कृषि का स्तर अत्यंत निम्न था। ठीक है, ग्रामीण कर्जदार तो किसान कहीं के भी हो आसानी से कर्जदार बन जाते थे। अब भारत के किसानों को केवल महाजनों से ही कर्ज मिलता था, परंतु जहां अन्य देशों के किसान कर्ज का उपयोग बीज, खाद, कृषि उपकरणों और आदि खरीदने और भूमि को सुधारने के लिए करते थे, वही भारत के किसान कर्ज का उपयोग मुख्यतः गैर उत्पादक कार्यों में करते थे। भारतीय किसान कर्ज लेकर इसका उपयोग पूरा राजस्व देने या जमींदार को लगान देने या फसल अच्छी न हो पर परिवार का भरण पोषण करने या जन्म मरण अथवा विवाह के अवसरों पर खर्च करते थे। भारतीय किसान की औसत आय इतनी कम थी कि एक बार कर्ज लेने पर वह मुश्किल से ही कर्ज चुका पाता था। ठीक है, 1860 में सभी प्रांतों के 2/3 किसान कर्ज में डूब गए थे और भारत में ब्रिटिश शासन के पूरे दौर से यही स्थिति बनी। कर्ज वापस न करने का परिणाम यह होता था कि किसानों की जमीन महाजनों के अधिकार में चली जाती थी। अंग्रेजों के शासन के पहले भूमि के हस्तांतरण पर अनेक प्रतिबंध थे। कर्ज की वसूली में महाजन को राज्य से अधिक मदद नहीं मिलती थी, लेकिन नई न्यायिक व्यवस्था में कर्ज की वसूली के लिए महाजनों को अधिक अधिकार दे दिए गए। इस अधिनियम के आरंभ से ही भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगाने के प्रांतों में कानून बनने लगे थे। ब्याज की अधिकतम दर और राशि निश्चित कर दी गई थी। इस सदी के आरंभिक सालों में किसानों को सस्ती दरों पर कर्ज मुहैया कराने के लिए सरकारी समितियां स्थापित की गई थी, परंतु इनका प्रभाव अत्यधिक सीमित रहा था। भारत में अकाल पड़ा तो उसका क्या परिणाम हुआ था पढ़ते। तो भारतीय किसानों को पूर्णतः मानसून पर आश्रित होना अकाल का मुख्य कारण था। फसल अच्छी होने पर भी वे इतना नहीं बचा पाते थे कि अकाल के दिनों के लिए कुछ सुरक्षित रख सके। 1860 से 1908 तक मानसून के उतार चढ़ाव के कारण लगातार 20 वर्षों तक अकाल जैसी स्थिति बनी रही। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सड़कों में सुधार और रेल मार्गों के निर्माण के कारण अभावग्रस्त क्षेत्रों में अनाज पहुंचाने में आसानी हुई। ठीक है, फिर भी देश के किसी न किसी क्षेत्र में अकाल पड़ते रहे। वास्तव में समस्या यह थी कि छोटे किसान और मजदूर दिन में 2 बार भोजन मुश्किल से जुटा पाते थे। ठीक है, वर्षा न होने पर कम अवधि के लिए फसल नहीं होती थी तो भूखमरी का सामना करना पड़ता था। अकाल के कई तरह के परिणाम होते थे और इन अकालों में लाखों लोग की मृत्यु हो गई। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पड़े अकालों में 30 लाख लोगों तथा मवेशियों की बड़ी संख्या में मृत्यु हो गई थी। प्रत्येक अकाल के बाद कुपोषण और महामारियों का प्रकोप होता गया, जिसके कारण लोग अकालग्रस्त क्षेत्रों को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते थे। बार बार अकाल पड़ने के कारण सरकार ने अकाल आयोगों की स्थापना की और उनकी सिफारिशों को मानकर सरकार ने 1883 में 1,15,00,000 रुपए राहत कार्ड और बीमा के लिए प्रति वर्ष देने का निर्णय किया। प्रशासकों के मार्गदर्शन के लिए अकाल संहिता का भी निर्माण किया गया था। ठीक है, लगान माफी, सिंचाई व्यवस्था का विस्तार और प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता देना आदि इस संहिता के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, परंतु सरकार समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच सकी थी। सरकार ने 1880 के अकाल आयोग का सुझाव नहीं माना, जिसमें खेती में लगे हुए अतिरिक्त लोगों के लिए अन्य अवसर खोजे जाए। 20वीं शताब्दी में कम अकाल पड़े और वे अत्यधिक भयंकर नहीं थे। इसका मुख्य कारण सिंचाई, परिवहन और राहत कार्यों में सुधार था। उस समय तक लोग बार बार पड़ने वाले अकाल के प्रति सचेत हो गए थे और फिर भी 1943 में बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ा और इसमें लगभग 30 लाख लोग की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, सिंचाई की सुविधाओं का विकास कैसे हुआ? तो प्राचीन काल से शासन द्वारा सामूहिक प्रयासों से तालाब, कुएं, नहरें और बांध बनाए जाते थे। अकाल के समय सिंचाई की समस्या पर प्रशासक विशेष ध्यान दिया गया।
सभी अकाल आयोगों ने सिंचाई की सुविधा बढ़ाने की सिफारिश की और इन आयोगों ने नहरों का विकास पर विशेष बल दिया। यद्यपि सिंचित भूमि के क्षेत्रफल में अधिक वृद्धि नहीं हुई। 1940 तक 13% भूमि में ही सिंचाई होती थी। फिर भी इससे वर्षा नहीं होने पर पड़ने वाली आपदाओं की कमी आई। सिंचाई वाले क्षेत्रों में फसलें पैदा करने में ज़्यादा खर्च आता था। किसानों को नहरों पर के पानी का इस्तेमाल करने पर पैसा देना पड़ता था। इसलिए किसान ऐसी फसलें उगाने लगे जिनकी बाजार में अधिक कीमत मिलती थी। इस प्रकार नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा मिला। वर्तमान सदी के आरंभ से कृषि के विकास के सरकार ने कुछ रचनात्मक नीतियां भी अपनाई। कृषि के विषय में जानकारी एकत्र करने के लिए कृषि विभाग स्थापित किए गए और विकास की योजनाएं पूरी करने की जिम्मेदारी कृषि विभाग को सौंपी गई थी। कृषि क्षेत्र में उच्च शिक्षा देने के लिए अनुसंधान कार्य एवं प्रौद्योगिक कृषि के लिए बिहार में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना की गई थी। देश के विभिन्न भागों में कृषि स्कूल और कॉलेज भी स्थापित किए गए थे। इस प्रकार कृषि के विकास के लिए कुछ अन्य कदम भी उठाए गए, परंतु जमींदार भूमि में कोई सुधार नहीं किए बिना ही किसानों से ज्यादा लगान वसूल करते थे। इसलिए आधुनिक और उन्नत कृषि की दशा में अधिक प्रगति नहीं हुई। कृषि पैदावार में वृद्धि हुई, परंतु उससे अधिक वृद्धि जनसंख्या में हुई। भूमि के वितरण में असमानताएं होने के कारण कठिनाइयां और भी अधिक बढ़ गई। ऐसे किसानों की संख्या बहुत अधिक थी जो खेती तो करते थे परंतु भूमि के मालिक नहीं थे। ऐसे खेतिहर मजदूरों की संख्या भी बढ़ती गई जिन्हें वर्ष में केवल कुछ महीने खेती का काम मिलता था। कृषि क्षेत्र में उन्नति करने के लिए यह आवश्यक था कि भूमि स्वामित्व से संबंधित असमानताओं को समाप्त किया जाए और असली किसानों को स्वामित्व के अधिकार दिए जाए और खेतिहर मजदूरों के हितों की रक्षा की जाए। ठीक है। परिवहन का विकास कैसे हुआ? तो देश के आर्थिक विकास के लिए परिवहन और संचार के अच्छे साधन आवश्यक है। 19वीं शताब्दी के मध्यकाल तक इन मामलों में भारत की स्थिति चिंताजनक थी। इस समय तक देश में केवल दो अधूरी मुख्य सड़कें थी, एक कलकत्ता और दिल्ली के बीच और दूसरी मुंबई और आगरा के बीच। 19वीं शताब्दी के लगभग मध्यकाल से परिवहन और संचार के साधनों को उन्नत बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। सड़कें बनाने के अतिरिक्त परिवहन और संचार के लिए नए साधनों का विशेषकर रेलवे और टेलीग्राफ का प्रारंभ किया गया। 1857 के विद्रोह से 1857 के विद्रोह से अंग्रेजों को यह ज्ञात हो गया कि भारत पर अपना शासन कायम रखने के लिए उन्हें संचार के साधनों का विस्तार और विकास करना होगा। ब्रिटेन के हित में भारत के आर्थिक शोषण को तीव्र बनाने के लिए भी परिवहन और संचार के साधनों में सुधार करना आवश्यक था। ठीक है। रेलवे में अपना क्या विकास हुआ? तो रेलवे ने भारत की परिवहन व्यवस्था में एक प्रकार की क्रांति पैदा कर दी। भारत में रेल लाइन बिछाने का प्रथम प्रयास मद्रास में 1831 में आया था, जिसमें रेल के डिब्बों को घोड़े से खींचने का प्रस्ताव था। 1834 में पहली बार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने वास्तु चलित रेलवे स्थापित करने का निर्णय लिया। भारत में रेलवे लाइन वाले अग्रणी व्यक्ति रोनाल्ड मैकडोनाल्ड स्टीफेंसन थे। भारत में रेलवे निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास लॉर्ड डलहौजी ने 1848-1856 द्वारा किया गया था। पहली रेल 1853 में मुंबई से थाने प्रारंभ हुई। अगले वर्ष कलकत्ता से बंगाल की पश्चिम क्षेत्र की कोयला खानों से लेरमा जोड़ा गया। ठीक है। 1856 में मद्रास को आरकोनम के साथ जोड़ा गया। उसके बाद सरकार और निजी कंपनियों के प्रयासों से रेलवे का तेजी से विकास हुआ। भारत के रेलवे के निर्माण कार्य में ब्रिटिश व्यापारियों और ठेकेदारों ने अत्यधिक लाभ कमाया। और प्रारंभिक वर्षों में रेलवे विभाग ने बड़ी लाइनों के निर्माण पर अधिक बल दिया। ठीक है। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता जैसे बड़े बंदरगाहों को देश के भीतरी भागों के महत्वपूर्ण शहरों और कृषि क्षेत्रों के साथ जोड़ा गया और इस प्रकार देश के महत्वपूर्ण शहर रेलवे के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ गए। भारत में रेलवे निर्माण की दशा में प्रथम प्रयास लॉर्ड डलहौजी ने 1848-1856 द्वारा किया गया था। भारत में रेलवे लाइन लाने वाले अग्रणी व्यक्ति रोनाल्ड मैकडोनाल्ड स्टीफेंसन थे। भारत में रेल लाइन बिछाने का प्रथम प्रस्ताव मद्रास में 1831 में आया था। इसमें रेल के डब्बों को घोड़े से खींचने का प्रस्ताव था। भारत की प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच चलाई गई थी और 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच दूसरी रेलवे लाइन स्थापित की गई थी। ठीक है। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1899-1905 में भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विस्तार एवं रेलवे का सर्वाधिक विकास हुआ था। 1902 में मिस्टर रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेल आयोग का गठन किया गया और इस आयोग में 2 भारतीय सदस्य, एक गुरदास बनर्जी और सेठ बिलग्रामी शामिल थे। 1908 में रेलवे को स्वायत्त शासी संस्था का दर्जा प्रदान किया गया। 1924 में
तो 1924 में एक वर्ष समिति के सुझाव पर रेल बजट को सामान्य बजट से पृथक कर दिया गया था। ठीक है, वर्ष 2016-17 के बजट में रेल बजट को सामान्य बजट के साथ पारित करना प्रारंभ फिर से कर दिया गया। ठीक है, 19वीं शताब्दी के अंत तक 24,752 मील 39,834 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन देश में तैयार हुई थी। और रेलवे लाइनों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य बंदरगाहों को देश के आंतरिक क्षेत्रों से जोड़ना था, जो अंग्रेजों के आर्थिक हितों की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। देश के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने पर बहुत कम ध्यान दिया गया, जिनसे देश के एक भाग में निर्मित वस्तुओं को दूसरे भागों में पहुंचाने में सुविधा होती थी। रेलवे ने माल भाड़े के बारे में भी जो नीति अपनाई, उसमें भी अंग्रेज की मंशा स्पष्ट होती थी। देश के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेलवे से माल पहुंचाने में अधिक लागत लगती थी, और लेकिन बंदरगाहों से माल का देश के अन्य भागों में पहुंचाने में कम परिवहन लागत लगती थी। भारत में रेलवे लाइन बिछाने के पीछे अंग्रेजों का एक और प्रमुख उद्देश्य था भारत पर अंग्रेजों के शासन को मजबूत कराना। वैसे क्षेत्र जो प्रतिरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, उन्हें सेना को हस्तांतरित करने के लिए आपस में जोड़ दिया गया। ठीक है, बाद में विशेषकर प्रथम महायुद्ध के दौरान जब भारतीय उद्योगों का कुछ विकास हुआ, तब रेलवे नीति में परिवर्तन करने की मांग की गई। भारतीयों ने मांग की कि रेलवे को विदेशी हितों की बजाय भारत की आर्थिक आवश्यकताओं का अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रेलवे को अत्यधिक लाभ पहुंचा रहा था, तो उस लाभ का एक बड़ा भाग देश के बाहर जा रहा था। ठीक है, रेलवे पर मुख्यतः सरकार का स्वामित्व था, परंतु उनका प्रबंध ब्रिटिश कंपनियों के हाथों में था। इस स्थिति में 1947 तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। हालांकि उस समय तक देश में करीब 70,000 मील लंबी रेलवे लाइन बन चुकी थी, तथा विश्व का सबसे बड़ा रेलवे संजाल भारत में ही था। रेलवे का भारतीय अर्थव्यवस्था और आम जनजीवन पर बड़ा गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ा था। ठीक है, लोगों और वस्तुओं का आवागमन तीव्रगामी, सस्ता और सुरक्षित हो गया था। देश के भीतरी भागों में उत्पादित वस्तुएं बाहरी बाजारों में पहुंचने लगी। रेल मार्गों के कारण अकाल के संकट को दूर करना संभव हुआ, क्योंकि जहां सूखा पड़ा वहां रेल मार्ग के द्वारा अनाज पहुंचाने में आसानी हो गया। रेलवे ने उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि जहां कारखाने स्थापित किए गए थे, वहां बड़ी मात्रा में कोयला और कच्चा माल पहुंचाना संभव हुआ। ठीक है, रेलवे ने देश के विभिन्न भागों में वस्तुओं की कीमतों को लगभग संतुलित करने में योगदान दिया। पहले जहां वस्तुओं का उत्पादन होता था, वहां उनकी भरमार होती थी और कीमत भी कम होती थी, परंतु अन्य स्थान पर जहां उनकी कमी होती थी, वहां उनकी कीमतें अधिक होती थी। ठीक है, अब वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना आसान हो गया था, इसलिए कीमतों में पहले से कम अंतर रहने लगा। रेल मार्गों के निर्माण में समाज में एक नए वर्ग का उदय हुआ, और ये वे अकुशल श्रमिक थे जिनको रेल मार्ग के निर्माण और उनके रखरखाव का काम दिया गया। इस प्रकार समाज में एक ऐसे समुदाय का उदय हुआ जो अपनी आजीविका के लिए भूमि या दस्तकारी पर आश्रित नहीं था। इस नए समुदाय के लोग मूलतः गरीब किसान या भूमिहीन खेतिहर मजदूर थे। इंग्लैंड में रेलवे के आरंभ से कुछ वर्ष बाद भारत में रेलवे की शुरुआत हो गई थी। रेलों के लिए बड़े पैमाने पर लोहे एवं कोयले का इस्तेमाल होता था, और इनमें एक आधुनिक मशीन भाप का इंजन का प्रयोग होता है। रेलवे की स्थापना के साथ भारत में आधुनिक उद्योगों, लोहे इस्पात उद्योग और रेल इंजन बनाने वाले कारखानों की शुरुआत हो जानी चाहिए थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि रेलवे की स्थापना का उद्देश्य भारत का औद्योगिक विकास करना नहीं, बल्कि भारत का और अधिक आर्थिक शोषण करना था। ठीक है, रेल इंजन इंग्लैंड से आयात किए जाते थे, और क्योंकि भारत के लौह और इस्पात आयुधों को प्रोत्साहन नहीं दिया गया, कोयला खनन को विकसित किया गया, परंतु इसका मुनाफा भारतीय कोयला खानों के अंग्रेज मालिकों को मिलता था। रेलों की मरम्मत के लिए भारत में कुछ कारखाने स्थापित किए गए थे। रेल मार्ग के विस्तार के साथ नई सड़कों का निर्माण किया गया, और जिसके कारण गाँवों को आपस में जोड़ा गया। इसके कारण गाँव में पैदा की जाने वाली फसलों को बाहर के बाजारों में बेचना आसान हो गया था, और साथ ही बाहर तैयार हुई वस्तुओं को अब गाँव में बेचना संभव हो गया। परिवहन के साधनों में किए गए सभी सुधार अंग्रेजों के हितों को बढ़ाने के लिए थे, परंतु इनमें से देश के विभिन्न भागों को एक दूसरे के लिए निकट लाने में सहायता मिली थी। ठीक है, भारत में आधुनिक उद्योग तो 19वीं तो भारत में आधुनिक उद्योग में क्या हुआ, तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योग अस्तित्व में आए। ये दो प्रकार के थे, बगान उद्योग और मशीन उद्योग। इन उद्योगों पर प्रमुखतः ब्रिटिश कंपनियों का स्वामित्व और नियंत्रण था। भारतीय भी कुछ उद्योगों के मालिक थे, परंतु सरकार से सहयोग न मिलने के कारण भारतीयों के इन उद्योगों का तेजी से विकास नहीं हो सका। औद्योगिक विकास के प्रारंभिक दौर में प्रत्येक देश को विदेशी प्रतियोगिता से अपने को बचाने के लिए संरक्षण की नीति अपनानी पड़ी थी, परंतु भारत में ब्रिटिश सरकार ने लंबे समय तक इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि इससे इंग्लैंड के हितों की हानि पहुंचती थी। ठीक है,
स्वदेशी आंदोलन जो 7 अगस्त 1905 में प्रारंभ हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अंग था और इसने भारतीयों का प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है। पिछली सदी में के तीसरे दशक में कुछ उद्योगों का संरक्षण प्राप्त हुआ और दूसरे महायुद्ध के दौरान सैनिक प्रयोग व लोगों के उपयोग दोनों के लिए वस्तुओं की मांग बढ़ी। जितनी वस्तुएं आयात होती थी उनसे मांग कहीं अधिक थी। ऐसी स्थिति में भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिलना स्वाभाविक था तथा सरकार ने उन्हें संरक्षण का आश्वासन दिया, लेकिन बड़े स्तर पर औद्योगिकरण का आरंभ भारतीय स्वतंत्र होने के बाद ही हुआ। बागान में आपका क्या हुआ? बागान तो यूरोपीय ने जिन क्षेत्रों में भारतीय स्रोतों को सबसे अधिक लाभ उठाया उनमें एक था बागान उद्योग। इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी के अंतिम चरणों में अंतिम वर्षों में नील से रंग तैयार करने के साथ ही बिहार और बंगाल के कुछ खास जिलों में नील की खेती की जाती थी। भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में भारत से निर्यात की जाने कुछ वस्तुओं में 1805 तक नील एक प्रमुख वस्तु हो गई थी, परंतु 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में नील की मांग घटती गई क्योंकि तब सस्ते और अधिक टिकाऊ कृत्रिम रंगों का उत्पादन प्रारंभ हो चुका था। भारत में चाय बागान उद्योग की स्थापना 19वीं शताब्दी के मध्यकाल में हुई थी। बड़े बागान असम, बंगाल और दक्षिण भारत में थे। धीरे धीरे चाय का उत्पादन बढ़ता गया तथा 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में विश्व के चाय बाजार में भारत का प्रथम स्थान हो गया। 1940 तक भारत में उत्पादित चाय का 80% निर्यात होने लगा था तथा इंग्लैंड इसके सबसे बड़ा बाजार बन गया था। बागान उद्योग की अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं कॉफी, रबर और सिनकोना थी। भारत में अंग्रेजी राज की समाप्ति तक इन बागान उद्योगों पर ब्रिटिश पूंजी का एक अधिकार बना रहा। भारत में उद्योगों का आरंभ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ और इसमें सूती कपड़े और जूट उद्योग प्रमुख थे। स्थानीय पूंजी इस उद्योग का प्रमुख आधार बनी। सर्वप्रथम 1818 में कलकत्ता में एक बिल की स्थापना की गई, परंतु इस अपवाद को छोड़कर यह उद्योग बम्बई क्षेत्र में केंद्रित रहा था। बम्बई में पारसी कौसाजी नाना भाई डाबर ने 1853 में पहला कारखाना स्थापित किया। यहीं से उद्योग का इतिहास आरंभ हुआ। जी.एन. टाटा द्वारा 1877 में इम्प्रेस मिल नागपुर में प्रारंभ किए गए जाने के बाद वास्तविक प्रगति आरंभ हुई और परिणाम स्वरूप भारतीय सूती कपड़ा उद्योग लगातार प्रगति करता रहा। इस प्रगति में थोड़ी बाधा तब उत्पन्न हुई जब इंग्लैंड में कपास की मांग बढ़ जाने से इसकी कीमत में वृद्धि हो गई थी। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के पहले सूती कपड़े का उत्पादन करने वाले देशों में भारत का चौथा स्थान था। अधिकांश जूट मिलें अंग्रेजों के अधिकार में थी, परंतु भारतीयों ने कई सूती कपड़ा मिलें स्थापित की थी। भारतीय सूती कपड़ा उद्योग ने पहले अंग्रेजी कपड़ा उद्योग का और बाद में जापानी कपड़ा उद्योग से प्रतिस्पर्धा का सफलतापूर्वक सामना किया। भारतीय सूती मिलों द्वारा तैयार किए गए धागों का करघा उद्योग में बड़े स्तर पर उपयोग किया गया। अधिकतर सूती कपड़ा मिलें बम्बई, अहमदाबाद और मद्रास में स्थित था। आरंभ में जूट उद्योग बंगाल का एक कुटीर उद्योग था। भारत में प्रथम जूट कारखाना 1855 में श्रीरामपुर बंगाल के निकट सिरिसरा में प्रारंभ किया गया था। इस उद्योग पर पूरी तरह से यूरोपियों का आधिपत्य रहा था। ठीक है। कुछ समय तक भारतीय उद्योग को डंडी, स्कॉटलैंड की जूट मिलों से कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा, परंतु 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में भारतीय जूट उद्योग का विश्व बाजार में लगभग एकाधिकार स्थापित हो गया। आधुनिक उद्योगों के लिए लोहा, इस्पात, सीमेंट, विविध रसायन और ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। खनिज तेल का बड़े पैमाने पर उपयोग से पहले कोयला ही ऊर्जा का प्रमुख स्रोत था। भारतीय कोयला खानों में 1854 में काम प्रारंभ हुआ था। रेलवे के विस्तार और उद्योगों के विकास के साथ कोयले की मांग बढ़ती गई। लंबे समय तक कोयले की सबसे अधिक खपत रेलवे के लिए होती रही। अनुमान है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा और अब में औसत किस्म के कोयले के विशाल भंडार थे। भारत में आधुनिक तरीके से लौह गलन की शुरुआत 1874 में हुई, परंतु भारत में लोहा और इस्पात उद्योग के वास्तविक प्रारंभ तब हुआ जब 1907 में जमशेदपुर में प्रसिद्ध टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का कारखाना स्थापित हुआ। इसके बाद बंगाल और मैसूर में भी लोहे के छोटे छोटे कारखाने स्थापित हुए थे। भारतीय पूंजी का प्रयोग ज्वाइंट बैंकों में भी हुआ, जिनका मुख्य उद्देश्य था व्यापारिक तथा अन्य गतिविधियों के पैसा उधार देना और इन क्षेत्रों के महत्वपूर्ण बैंक निम्नलिखित थे। तो भारत में बैंकों की स्थापना कब हुई? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1895 में किया गया। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में, इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में, सेंट्रल बैंक की स्थापना 1911 में और दी बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना 1913 में किया गया था। तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1895 में, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में, इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में, सेंट्रल बैंक की स्थापना 1911 में और दी बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना 1913 में किया गया था। लोहे से बनने वाली अनेक प्रकार की वस्तुओं के कारण अभियांत्रिक उद्योगों का विकास संभव हुआ। भारत में लोहा और इस्पात उद्योग की स्थापना प्रमुख रूप से भारतीय पूंजी कौशल उद्यम के द्वारा की गई थी। ठीक है। भारत में लोहे तथा इस्पात का उत्पादन अत्यधिक कम होता था। रसायन उद्योगों में भी नगण्य प्रगति थी। सीमेंट उद्योग का विकास 1930 में होने लगा था। भारतीय स्वामित्व वाला एक प्रमुख व्यवसाय चीनी उद्योग था, जिसका 1930 के बाद तेजी से
विकास हुआ। मशीन निर्माण के उद्योग में बहुत कम प्रगति हुई। इस उद्योग का विकास न होने के कारण विभिन्न उद्योगों के लिए आवश्यक मशीनें विदेशों से आयात करनी पड़ती थी। यद्यपि उद्योगों में कुछ सुधार हुआ था, परंतु स्वाधीनता मिलने तक भारत में उद्योगों का बहुत सीमित विकास हुआ था। भारत के कुछ ही भागों में स्थापित किए गए थे उद्योगों को स्थापित किए थे। इनमें से अधिकांश उद्योग अंग्रेजों के नियंत्रण में थे, इसलिए उनके द्वारा कमाया गया लाभ इंग्लैंड भेज दिया जाता था। ठीक है। यह तब होता था जब देश में मानव श्रम और कच्चे माल के स्रोत विपुल मात्रा में उपलब्ध थे, तब उत्पादित वस्तुओं के लिए देश विदेश के बाजार भी सहज उपलब्ध थे। ठीक है। यह स्थिति मुख्यतः अंग्रेजों का आर्थिक नीतियों का परिणाम थी। ब्रिटेन ने अपने हितों के लिए भारत को औद्योगिक रूप से पिछड़ा बनाए रखा। भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के सामने अत्यंत पिछड़ी अवस्था में पहुंच चुकी थी। ठीक है। भारतीय धन का बहिर्गमन, तो रेल मार्गों के निर्माण और आधुनिक जहाजों के निर्माण से भारतीय विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई। स्वेज नहर के खुल जाने से भारत और यूरोप के मध्य दूरी कम हो गई और इससे इंग्लैंड व भारत के बीच वस्तुओं का आयात निर्यात में वृद्धि हुई। 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत में कपास, जूट, चाय, चावल, गेहूं, बीज और चमड़े जैसी वस्तुएं निर्यात होने लगी। बाहर जाने वाली वस्तुओं में से जूट से बनी वस्तुएं सबसे महत्वपूर्ण थी। भारत में प्रमुख रूप से मशीनें, धात्विक वस्तुएं, कपड़े और अन्य उत्पादित वस्तुएं आयात की जाती थी। ठीक है। 20वीं शताब्दी में भारत का विदेश व्यापार तेजी से बढ़ा। आयात निर्यात की दशा और वस्तुओं की किस्में में परिवर्तन हुआ और 19वीं शताब्दी में भारत का विदेश व्यापार मुख्य रूप से इंग्लैंड के साथ हुआ था। 20वीं शताब्दी में अमेरिका, जापान, जर्मनी और कुछ अन्य देशों के साथ भी व्यापारिक संबंध स्थापित हुए और इन देशों के साथ व्यापार में वृद्धि होती गई। इससे बीच आयात एवं निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की विविधता में भी कुछ परिवर्तन हुआ। ठीक है। जैसे जैसे भारतीय उद्योगों का विकास होता गया, वैसे वैसे उत्पादित वस्तुओं का आयात में कमी आई। अब भारत अपनी उत्पादित वस्तुओं का निर्यात करने लगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भारत आर्थिक विकास के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। ब्रिटिश शासन के पूरे दौर में भारत का धन लगातार इंग्लैंड पहुंचता रहा और ब्रिटिश स्वामित्व के उद्योगों और व्यापार से होने वाले लाभ इंग्लैंड भेजा जाता था। भारत सरकार द्वारा वसूले गए राजस्व का एक बड़ा हिस्सा भी गृह प्रभार या स्वदेश शुल्क होम चार्ज के नाम पर इंग्लैंड पहुंचा था। अब भारत पर शासन करने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए खर्च, जैसे भारत सचिव के कार्यकाल का खर्च, भारत के राजस्व से व्यय किया जाता था। भारत के ब्रिटिश अधिकारी अपने वेतन का एक हिस्सा ब्रिटेन इंग्लैंड भेजते थे तथा सेवानिवृत्ति के बाद उनकी पेंशन भारत के राजस्व से व्यय की जाती थी। एक अनुमान के अनुसार 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत में वसूल किए गए राजस्व का 1/3 भाग इंग्लैंड भेज दिया जाता था। धन निष्कासन का सिद्धांत क्या है? तो धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ का वर्णन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। उन्होंने इस मान्यता को प्रस्तुत किया कि ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में इस देश की संपदा को लूट रहा है। भारतीय पूंजी के निष्कासन की चर्चा करने वाले लोगों में रमेश चंद्र दत्त एक प्रमुख नाम है, जिन्होंने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन निकासी की चर्चा की है। 27 फरवरी 1901 को अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि भारत से हो रहे धन निकासी का उदाहरण आज तक विश्व के किसी अन्य देशों में ढूंढने से नहीं मिल सकता है। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में नौरोजी के धन निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया और दादा भाई नौरोजी ने धन निकास सिद्धांत को अनिष्टों में सर्वाधिक अनिष्ट बिल ऑफ इविल्स की संज्ञा दी थी। मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष जॉन सलीवन ने कहा कि हमारी व्यवस्था बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है, जिसके द्वारा गंगा तट से सभी अच्छी चीज़ों को सूख लिया जाता है तथा टेम्स नदी के किनारे लाकर उसे छोड़ा जाता है। ठीक है। लोगों की आर्थिक दशा क्या थी? तो भारतीय समाज में जिन दो नए वर्गों का उदय हुआ था, वे थे पूंजीपति और औद्योगिक मजदूर। इनके अतिरिक्त एक अन्य वर्ग मध्य वर्ग था। तो प्रशासनिक व्यवस्था, व्यापार और उद्योग के विस्तार के साथ साथ मध्य वर्ग की संख्या व महत्व तेजी से बढ़ गया। अनेक व्यक्तियों ने कानून, अध्यापन, इंजीनियरिंग और व्यापार संबंधी व्यवसाय अपनाए और इन नए वर्गों ने भारत के इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तथा भारत की पुरानी परंपराओं को स्थान पर आधुनिक ढंग से व्यवसाय स्थापित करने का प्रयास किया था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय जनता की आर्थिक दशा की प्रमुख समस्या उनकी अत्यधिक गरीबी थी। प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय की यदि ठीक से गणना की जाए तो इससे देश की समान आर्थिक दशा की सही सूचना मिल जाती है। भारत में ऐसी आय का अनुमान समान रूप से ही लगाया गया है और ऐसे ही एक अनुमान के अनुसार 1947 में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 228 रुपये थी। अर्थात प्रतिदिन 1 रुपये से भी कम प्रति व्यक्ति आय था। ठीक है। समाज के अलग अलग वर्गों की अलग अलग राय थी।
जमींदारों, कारखाना मालिकों, व्यापारियों और मध्यम वर्ग के लोगों की आय अधिक थी। उसकी तुलना में छोटे किसान, खेतिहर मजदूरों की अत्यंत आय अत्यंत कम थी। ठीक है, कम आय वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक थी तथा उनका जीवन स्तर बहुत निम्न था। सरकार ने ग्रामीण जीवन के उन्नत बनाने और खेती को आधुनिक बनाने के लिए अत्यधिक प्रयास नहीं किए और इसके विपरीत उसने पूरा राजस्व दिया था तथा कई प्रकार के अतिरिक्त कर लगा दिए थे। परिणाम था छोटे किसान अपनी जमीन से वंचित हो गए और भूमिहीन मजदूर बन गए। इस प्रकार के शोषण के विरुद्ध 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत के अनेक भागों में किसानों ने विद्रोह किया था। सेना और प्रशासन पर होने वाले अत्यधिक व्यय के कारण भारत दरिद्र बना रहा और जमींदार, धनिक किसान और महाजन भी गाँव के गरीब लोग जैसे काश्तकारों, भूमिहीन मजदूरों, निम्न जाति के लोगों और आदिवासियों का शोषण करते रहे। ठीक है, बागानों और कारखानों के मजदूरों की दशा अच्छी नहीं थी। यद्यपि 1881 में काम के घंटे, नौकरी करने की न्यूनतम आयु और न्यूनतम वेतन के बारे में कानून बनते रहे, परंतु उन्हें सख्ती से लागू नहीं किया गया। ठीक है, लेबर स्वराज पार्टी के नाम से भारत की पहली मजदूर किसान पार्टी की स्थापना बंगाल में की गई। सन 1927 में भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया, जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का सूचक था। सन 1937 में मानवेंद्र नाथ राय ने लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेस तथा सोमनाथ टैगोर ने क्रांतिकारी साम्यवादी समाज की स्थापना की थी। 1920 में अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस की स्थापना हुई। इसने मजदूर आंदोलन को संगठित करने और मजदूरों के हितों की रक्षा के प्रयास का मार्ग प्रशस्त किए थे। भारतीय पूंजीपति वर्ग और मध्यम वर्ग भी प्रभावित हुआ और ब्रिटिश उद्योगपतियों को सरकारी संरक्षण प्राप्त होने के कारण उन उद्योगों के विकास में बाधा पहुंची जिन पर भारतीय पूंजीपतियों का नियंत्रण था। भारतीय पूंजीपतियों ने राजनीतिक अधिकारों और भारत के आर्थिक हितों की रक्षा एवं वृद्धि के लिए आवाजें उठानी शुरू कर दी थी। भारतीय राष्ट्रवादी आरंभ से ही देश की गरीबी और आर्थिक दशा के विषय में चिंतित रहे। अब सरकार की उत्पीड़क पूरा राजस्व नीति, भारतीय धन का ब्रिटेन की ओर प्रभाव और भारतीय साधनों को विकसित करने में सरकार की असफलता के विरुद्ध लगातार विरोध प्रकट करते रहे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के आर्थिक विकास के संबंध में एक रूपरेखा तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था। ठीक है, तो आपका प्रमुख कारखाना अधिनियम, तो आपका यहाँ पर कारखाना अधिनियम, इधर आपका गवर्नर जनरल वायसराय है। ठीक है, तो आपका कारखाना अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा चालू किया गया था। कारखाना अधिनियम 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में आया था। कारखाना अधिनियम 1911 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में आया था। कारखाना अधिनियम 1922 लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में आया था। कारखाना अधिनियम 1934 लॉर्ड वेलिंगटन के काल में आया था और कारखाना अधिनियम 1944 आपका लॉर्ड बेवल के कार्यकाल में आया था। ठीक है, तो आपका लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कारखाना अधिनियम 1881, कारखाना अधिनियम 1891 लॉर्ड लैंसडाउन के काल में, कारखाना अधिनियम 1911 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में, कारखाना अधिनियम 1922 लॉर्ड रीडिंग के काल में, कारखाना अधिनियम 1934 लॉर्ड वेलिंगटन के काल में और कारखाना अधिनियम 1944 लॉर्ड बेवल के काल में आया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऊपर में एक कुछ छूटा तो उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिशकालीन समितियां जो कि आपका लाया गया था, ब्रिटिशकालीन समितियां जो थी, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इनाम आयोग 1852 में आया था। ये इसके अध्यक्ष इनाम थे। ठीक है, और उसमें आपका वायसराय लॉर्ड डलहौजी थे और इसका इनाम आयोग का उद्देश्य था भूस्वामियों की उपाधियों की जांच हेतु। ठीक है, स्ट्रैटेजी आयोग 1880 में आया था और रिचर्ड स्ट्रैटेजी इसके अध्यक्ष थे और लॉर्ड लिटन के काल में आपका स्ट्रैटेजी आयोग का गठन किया गया था और अकाल पीड़ितों को राहत दिलाने हेतु इसे गठित किया गया था। हंटर आयोग, तो हंटर आयोग 1882 में आया था। विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे और आपका हंटर आयोग लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था और शिक्षा की प्रगति के पुनरावलोकन हेतु गठित किया गया था इसे। ठीक है, हर्षल समिति 1893 में आया था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष हर्षल थे और लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में आया था ये। ठीक है, और ये आपका जो है हर्षल समिति टकसाल संबंधी सुझाव देने हेतु आया था। लॉयल आयोग 1897 में आया था। जेम्स लॉयल इसके अध्यक्ष थे और लॉर्ड इलिगन के समय में आया था। 1880 के दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट का अकाल की रिपोर्ट का अध्ययन कर सुझाव देने के गठित किया गया था ये। ठीक है, मैकडोनल्ड आयोग 1900 में, इसके अध्यक्ष एंटोनी मैकडोनल्ड और लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में आया था ये। और दुर्भिक्ष पर स्ट्रेटेजी आयोग की रिपोर्ट पर अपना सुझाव देने के लिए गठित किया गया था ये। ठीक है, मैकडोनल्ड आयोग। मॉन्ट्रिक आयोग, तो मॉन्ट्रिक आयोग 1901 में आया था। वॉलिवन स्कॉट मॉन्ट्रिक इसके अध्यक्ष थे और लॉर्ड कर्जन इसके जो है वायसराय थे इस समय के। और सिंचाई व्यय की योजना,
तो सिंचाई व्यय की योजना बनाने के लिए आया था, ठीक है। रैली आयोग 1902 में थॉमस रैली इसके अध्यक्ष थे और लॉर्ड कर्जन आपके वायसराय थे। विश्वविद्यालय से संबंधित कार्यों पर हुए आया था, ठीक है। फ्रेजर आयोग 1902 में फ्रेजर आपके अध्यक्ष थे और लॉर्ड कर्जन आपके वायसराय थे उस समय। और पुलिस प्रशासन की कार्य पद्धति की जांच करने के लिए आया था। सैडलर आयोग 1917 में माइकल सैडलर आपके अध्यक्ष थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में आया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली और उसके दोषों की जांच के लिए गठित किया गया था, ठीक है। शाही आयोग, तो आपका शाही आयोग जो है 1923 में आया था लॉर्ड ली के कार्यकाल में, ठीक है। लॉर्ड ली इसके अध्यक्ष थे और लॉर्ड रीडिंग आपके उसमें वायसराय थे। नागरिक सेवा से संबंधित समस्याओं पर गठित करने के लिए आया था। स्टैंडर्ड समिति, तो आपका स्टैंडर्ड समिति 1945 में आया था एंड्रयू स्क्रीन के समय में, ठीक है। और लॉर्ड रीडिंग एक आपके जो है वायसराय थे उसमें, और अंग्रेजी सेना का भारतीयकरण करने संबंधी सुझाव गठित हुआ था यहाँ पर। बटलर समिति 1927 में आया था। हार्टोग बटलर आपके जो हार्कोर्ट बटलर अध्यक्ष थे और लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में बटलर समिति गठित हुआ था। ब्रिटिश परम सत्ता और देशी राज्यों के अच्छे संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से गठित की गई थी। लिंडसे आयोग 1929 में एडी लिंडसे आपके अध्यक्ष थे और लॉर्ड इरविन आपके जो है वायसराय थे उस समय, और इसका जो काम था मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए गठित की गई थी लिंडसे आयोग। हिटले आयोग 1929 में जी.एच. हिटले आपके अध्यक्ष थे और लॉर्ड इरविन का कार्यकाल था उसमें वायसराय के रूप में। और भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं व बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार व सुझाव के लिए आया था। सप्रू समिति 1934 में, ठीक है। और तेज बहादुर सप्रू आपके जो वायसराय थे, ठीक है। और लॉर्ड तेज बहादुर सप्रू आपके अध्यक्ष थे और लॉर्ड वेलिंगटन आपके जो वायसराय थे। और इसका काम था सप्रू समिति का संयुक्त राज्य में बेरोजगारी के कारणों की अध्ययन के हेतु आया था। वुडहेड आयोग 1943-1944 में सर जॉन वुडहेड आपके अध्यक्ष थे और लॉर्ड बेवल आपके जो है वायसराय थे। और बंगाल दुर्भिक्ष के कारणों की जांच हेतु गठित की गई थी वुडहेड आयोग, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा आपका ब्रिटिशकालीन समितियां। तो इनाम आयोग 1852 में, स्टैच्यू 1880 में, हंटर आयोग 1882 में, हार्शल समिति 1893 में, लायल आयोग 1897 में, मैकडोनल्ड आयोग 1900 में, मैंक्री 5 1901 में, रैले आयोग 1902 में, फ्रेजर आयोग 1902 में, सैडलर आयोग 1917 में, शाही आयोग 1923 में, सैंडहर्स्ट समिति 1925 में, बटलर समिति 1927 में, लिंडसे आयोग 1929 में, हिटले आयोग 1929 में, सप्रू समिति 1934 में, और वुडहेड आयोग 1943-1944 में आया था, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर नंबर 41 कंप्लीट हो गया। कल हमारा चैप्टर नंबर 42 होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस था ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।